तो चलिए आज हम अध्याय 12 परमाणु इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्हीं प्रश्नों को हम देखेंगे। यदि आपको पूरे प्रश्न समझना है तो एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें। उसमें आपको क्वेश्चन बैंक, नोट्स और टॉपिक वाइज वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या फिर एल के फिजिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसकी प्लेलिस्ट में सारा कुछ पड़ेगा। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, परमाणु स्वयं में होता है तो परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु का पहला मॉडल जिसको हम थॉमसन मॉडल कहते हैं वो था, तो वो कौन सा मॉडल था? प्लम पुडिंग मॉडल। फिर है परमाणु का नाभिकीय मॉडल या जिसका नाम ग्रही मॉडल है, किसने दिया? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, इन्होंने दिया। फिर जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि नाभिक धनावेशित होता है। इसको धनावेशित सही लिख लेना है, ये धनावेशित होने के कारण। फिर यहाँ पर प्रश्न है, अल्फा कण है तो अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है, तो इसका सही उत्तर ये करना है, हीलियम नाभिक। फिर इसके बाद नाभिक की खोज किसने की? यहाँ परमाणु के नाभिक का मतलब है, तो किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। इसके बाद है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग होता है, तो यहाँ पर न्यूनतम कोणीय संवेग ये है B = H/2 पाई। हम लोग बोर के मॉडल में पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यदि हम यहाँ पहली कक्षा की देखें, न्यूनतम माने पहली कक्षा, तो n का मान 1 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? H/2 पाई। तो इसका सही उत्तर ये H/2 पाई होगा। फिर प्रश्न है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ होता है, ये पथ कैसा था? अति परवलयाकार। इसके बाद यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है, तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है। जैसे जैसे हम उच्चतर कक्षा में जाते जाएंगे उसकी चाल कम होती जाएगी। ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको अलग से कॉपी में नोट कर लेना है और इन्हीं की तैयारी करना है। अब देखते हैं यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक। फिर है, प्रत्येक तत्व के लिए रेखीय स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या निश्चित होती है। इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, परमाणु का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है, यहाँ खाली स्थान में परमाणु का आकार। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन है, नाभिक का आकार। तो जब नाभिक का आकार पूछेगा तो 10⁻15 मीटर यहाँ पर खाली स्थान में भरेंगे। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, परमाणु का आकार भी आता है, नाभिक का आकार भी आता है। फिर है, निम्न कक्षा की अपेक्षा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा खाली स्थान होती है, कम होती है। अभी हम समझे कि निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक तेज गति से घूमता है। जब तेज गति से घूमेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान पहली कक्षा में अधिक होगा, उच्चतर कक्षा में कम होगा। इसके बाद यहाँ पर है, प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा खाली स्थान होती है, तो प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। इसके बाद है यहाँ पर अगला प्रश्न देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग खाली स्थान होता है, तो यहाँ पर कोणीय संवेग भी क्वांटीकृत होता है। फिर हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम ऊर्जा का मान, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा का मान, तो सेम मान है, बस इसमें प्लस का चिन्ह है। तो आपको ध्यान रखना है, निम्नतम ऊर्जा का पूछेगा तो -13.6 और आयनीकरण ऊर्जा पूछेगा तो +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फिर है प्रश्न, उत्सर्जन रैखिक स्पेक्ट्रम गैसों की पहचान में खाली स्थान की तरह कार्य करता है, तो यह फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करता है।
अब हम आ जाते हैं जोड़ी में जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर बोर की त्रिज्या, तो बोर की त्रिज्या का जो सूत्र है ये बी नंबर है। इसके बाद यहाँ पर है बोर की ऊर्जा, तो जो बोर की ऊर्जा का सूत्र है ये वाला सूत्र है, ऋणात्मक मान होता है। फिर है रिडबर्ग नियतांक, तो ये डी ऑप्शन है। फिर बोर का आवृत्ति प्रतिबंध, तो आवृत्ति प्रतिबंध ये है एच न्यू वाला। इसके बाद बोर का क्वांटीकृत प्रतिबंध या क्वांटीकृत कक्षा का प्रतिबंध, तो ये है एन एच अपॉन टू पाई। इस तरह से इसको जोड़ी मिला लेना है। अब हम देख लेते हैं एक वाक्य के प्रश्नों को, जिसका उत्तर एक वाक्य में देना है। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो पहली कक्षा ये निम्नतम कक्षा कहलाती है, इसके ऊर्जा का मान -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो माइनस लगाना जरूरी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनंत कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है? तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य हो जाती है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, अल्फा कण है, तो अल्फा कण क्या है? हीलियम परमाणु का नाभिक है। फिर हम प्रश्न में आ जाते हैं जो सत्य सत्य वाले प्रश्न हैं, इनको देखिए। प्रत्येक तत्व विकिरण के एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम से जुड़ा होता है, ये सत्य है। मतलब हर तत्व का अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, स्पेशल होता है, किसी का स्पेक्ट्रम दूसरे तत्व से मिलता नहीं है। फिर अल्फा कण हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं, तो ये हाइड्रोजन के नाभिक नहीं होते, हीलियम के नाभिक होते हैं। यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया है ना, इसलिए क्या है? असत्य है। फिर है इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा खाली स्थान होती है, मतलब ऋणात्मक होती है, ये सत्य है। इसके बाद यहाँ पर उत्सर्जन रैखिक रैखिक स्पेक्ट्रम गैस की पहचान के लिए फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, ये भी सत्य है। इसके बाद यहाँ पर है परमाणु की निम्नतम अवस्था को उत्तेजित अवस्था कहते हैं, ये गलत है। निम्नतम अवस्था को उत्तेजित अवस्था नहीं, मूल अवस्था कहा जाता है, मतलब ये असत्य हो गया। फिर है क्वांटीकृत इलेक्ट्रॉन कक्षाएं और ऊर्जा अवस्थाएं इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति के कारण होती हैं, ये सत्य है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के धनात्मक मान के बराबर होती है, असत्य है। ये धनात्मक नहीं होता, ऋणात्मक मान के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। फिर इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के दोगुनी होती है, ये सत्य है। संघट्ट प्राचल नाभिक के केंद्र से अल्फा कण के प्रारंभिक वेग सदिश की लंबवत दूरी होती है, ये भी सत्य है। संघट्ट प्राचल की ये परिभाषा है। फिर इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सदैव रेखाओं का समुच्चय होता है, मतलब इसमें रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, ये भी सत्य है। अब यहाँ पर ये पूरे फॉर्मेट में मैं क्वेश्चन तो बता दिया हूँ, पर आपको ये भी समझना है कि ये दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं। जैसे सत्य सत्य वाला है तो खाली स्थान में आ जाए, जोड़ी मिलाने वाले प्रश्नों में आ जाए, किसी फॉर्मेट में आ सकता है। इसलिए आपको ऐसे पढ़ना है कि किसी भी फॉर्मेट में आए तो ये हमसे बन जाए। इसके बाद यहाँ पर 2 अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ, रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम में स्वर्ण नाभिक स्थिर क्यों रहता है? वो यहाँ वहाँ हिलता डुलता क्यों नहीं है? क्योंकि स्वर्ण नाभिक अल्फा कण की तुलना में लगभग 50 गुना भारी होता है। जितना अल्फा कण होता है उससे 50 गुना स्वर्ण नाभिक भारी होता है, इसलिए वो स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है। इसके बाद हम अगले प्रश्न में चलते हैं, जो 2 अंक के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र अत्यंत पतला 10 की घात -7 मीटर की कोटि का क्यों रखा जाता है? ताकि अल्फा कण कई बार प्रकीर्णित न हो सके, मतलब एक ही बार अल्फा कण का प्रकीर्णन हो, इसलिए उसका मान स्वर्ण पत्र का मोटाई जो है बहुत कम रखा जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां या सीमाएं लिखिए। तो इसकी कमियां सीमाएं देखते हैं। इसके अनुसार परमाणु अस्थिर है, क्योंकि नाभिक के चारों ओर घूमते हुए त्वरित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है। तो रदरफोर्ड में परमाणु कैसा है? अस्थिर है। यदि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी ऊर्जा क्रमशः घटती जाती है और वह सर्पिलाकार गति करते हुए नाभिक में गिर जाएगा।
एक कमी ये हो गई कि उसके अनुसार जो कक्षा है अस्थायी है। दूसरा, सर्पिलाकार गति करते समय उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, किंतु इसका स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है, इसकी व्याख्या इसने नहीं की है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, बोर मॉडल की सीमाएं या कमियां लिखिए। आपको ये समझना, कमियां सीमाएं एक ही हैं। यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं के लिए उपयुक्त है। मतलब हाइड्रोजन जैसे परमाणु छोटे वाले हों, हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए तो सत्य है, लेकिन बड़े परमाणु के लिए सत्य नहीं है, क्योंकि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन और धनावेश के बीच वैद्युत बल शामिल किया गया है, जबकि हाइड्रोजन से बड़े परमाणुओं में विद्युत बल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच भी लगेगा, इसको शामिल नहीं किया गया है। इसलिए केवल ये हाइड्रोजन जैसे परमाणु के लिए सत्य होता है। दूसरा यह है कि यह हाइड्रोजन सम परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्तियों की व्याख्या करता है, किंतु यह आवृत्तियों की अपेक्षिक तीव्रताओं की व्याख्या नहीं करता है। मतलब यह है कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसमें जो प्रकाश उत्सर्जित होता है या फोटॉन उत्सर्जित होता है, उसकी आवृत्ति की व्याख्या तो करता है, पर उसकी तीव्रता कितनी होगी इसकी व्याख्या नहीं करता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न है 17वां वाला, देखिए। हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पर जो कुल ऊर्जा है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, तो माइनस लिखे, ई का मान रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। फिर यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा कुल ऊर्जा की दोगुनी होती है, तो 2 लिखे, ई का मान -13.6 गुणा कर देंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी ऊर्जा का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 3 अंक के प्रश्न। रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल या ग्रही मॉडल के मुख्य बिंदु हमको लिखना है। तो चलिए इसके बिंदु को समझते हैं। वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप इसको पढ़ लीजिएगा। परमाणु का केंद्रीय भाग धनावेशित और सूक्ष्म होता है, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। यदि नाभिक की परिभाषा आए तो यहाँ से नाभिक की परिभाषा भी आप बता सकते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में उसी प्रकार परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं। ये दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो कोई भी वस्तु है चक्कर लगाए जिसकी, तो उसको अभिकेंद्र बल की जरूरत पड़ेगी। अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले स्थिर विद्युत बल से। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप अच्छे से बिल्कुल रेडी कर लीजिएगा। बोर के परमाणु मॉडल के अभिगृहित लिखिए या परिकल्पनाएं लिखिए या बिंदु लिखिए। तो यहाँ पर ये 3 बिंदु हैं इसके। पहला है स्थायी कक्षा का प्रतिबंध। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में बिना विकिरण उत्सर्जित किए चक्कर लगाते हैं, या कह सकते हैं स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं लेकिन विकिरण का उत्सर्जन नहीं करते हैं। दूसरा यहाँ क्वांटीकृत प्रतिबंध है। तो ये है इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लांक नियतांक है। और यहाँ सूत्र भी लिखना पड़ेगा, L बराबर NH/2 पाई। यहाँ n बराबर आपको 1 2 3 ऐसे करके डैश डैश करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ तीसरा है ऊर्जा का प्रतिबंध या आवृत्ति का प्रतिबंध भी इसको बोल देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन अविकर्णी उच्चतर कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में संक्रमण करता है तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जब उच्चतर कक्षा से निम्नतर कक्षा में आता है, नीचे की कक्षा में आता है, तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। ये लास्ट वाली लाइन, ये फोटॉन की ऊर्जा, ये प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था के अंतर के क्या होती है? बराबर होती है। ये 3 पॉइंट तो है। तो ये परीक्षा में अलग अलग भी आ जाता है कि बोर का क्वांटीकृत प्रतिबंध लिखिए, या बोर का ऊर्जा प्रतिबंध लिखिए, या बोर का कक्षा प्रतिबंध लिखिए।
तो आपको उस समय समझ लेना है कि ये हमसे बनता है, तो इसी में टुकड़े-टुकड़े करके हम लिख देंगे, जैसा क्वेश्चन आएगा वही वाला पार्ट भर हमको वहाँ पर लिखना है। लेकिन इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है, डी ब्रॉगली के अनुसार बोर के द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या करिए। तो चलिए देखते हैं, डी ब्रॉगली के अनुसार बोर के द्वितीय प्रतिबंध की व्याख्या, ये तो हेडिंग हो गई। अब प्रश्न है यहाँ पर, डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कक्षा की परिधि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज होती है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये घूमता है, तो जो उसकी परिधि होती है, तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उसके पूर्ण गुणज होती है। यहाँ से यहाँ तक एक लैम्डा है ये, इसी तरह से यहाँ तक और भी लैम्डा होगा, और भी, मतलब तरंग है जो होती है वो परिधि का n गुना होती है। तो परिधि होती है 2πr, और जो तरंग दैर्ध्य है वो n लैम्डा हो गया, n का पूर्ण गुणज हो गया। तो यहाँ से सूत्र लिख दिए हैं। अब लैम्डा का मान हम जानते हैं h अपॉन एम भी होता है, तो लैम्डा हटा करके यहाँ h अपॉन एम भी लिख दिए हैं। m का गुणा हम इधर कर देंगे और 2 पाई नीचे ला दिए हैं यहाँ। तो ये हो गया एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, और जो एम वी आर होता है वो कोणीय संवेग होता है, एल अप इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यही तो जो है बोर का द्वितीय प्रतिबंध है कि एल इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, माने कोणीय संवेग एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। अब चलिए थोड़ा सा 4 अंक का प्रश्न है, मतलब ये 3-4 अंक में आ सकते हैं। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको चित्र बना लेना है, ये देख लीजिएगा, एक बार आप चित्र बना करके इसकी कोशिश कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक का चित्र है, इसी तरह से आपको बनाना है, और जैसा चित्र है उसी तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। तो रदरफोर्ड के सुझाव पर गाइगर और मार्सडन ने 1911 में अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया। इसका वीडियो आप देखने के लिए या तो एल के फिजिक्स ऐप में चले जाएं, और उसमें लिंक है वीडियो की, उससे देख सकते हैं, या फिर आप जो है यूट्यूब चैनल में जाएं तो इसके टॉपिक को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें जो है बिस्मथ 83,214 से उत्पन्न अल्फा कण लेड की संकीर्ण स्लिट से होकर 2.1 गुणित 10⁻⁻7 मीटर की मोटाई के स्वर्ण पत्र पर आपतित होती हैं। तो यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये बिस्मथ है, यहाँ से अल्फा कण निकलते हैं जो लेड से होके जाते हैं। लेड से होने के बाद ये कहाँ पर आपतित होते हैं या पड़ते हैं, पतली स्वर्ण पत्र पन्नी पर आपतित होते हैं। तो जैसा इस चित्र में दिखा है वैसे ही हमको यहाँ पर शब्दों में लिखना है। और प्रकीर्णित होकर के जिंक सल्फाइड के पर्दों से टकराकर चमकीले बिंदु उत्पन्न करते हैं, जिन्हें संसूचक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। अब यहाँ से ये टकराए, टकराने के बाद ये विभिन्न दिशाओं में इस तरह से जाते हैं। तो यहाँ जिंक सल्फाइड का पर्दा लगा रहता है, इसमें ये चमकीला बिंदु उत्पन्न होता है, जिसे हम संसूचक सूक्ष्मदर्शी से देख लेते हैं, और हमको ये प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। क्या? अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए स्वर्ण पत्र को पार कर जाते हैं, मतलब मुड़ते उड़ते नहीं है। कुछ अल्फा कण जो हैं 1 डिग्री कोण से अधिक मान पर प्रकीर्णित होते हैं, इनकी संख्या लगभग 14% होती है। बहुत कम अल्फा कण 90 डिग्री के कोण से अधिक मान पर क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। और अत्यंत कम अल्फा कण 180 को कोण के मान से प्रकीर्णित होकर के वापस आ जाता है। इस तरह से हमको इसके बोर मॉडल का वो अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का वर्णन करना है। तो आप चित्र बनाइए, चित्र के बारे में लिख दीजिए और प्रेक्षण लिख दीजिए। अब ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, इसको देखना है। बोर के द्वितीय प्रतिबंध से इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक स्थापित करिए। या दूसरे तरह से प्रश्न है, सिद्ध करिए कि बोर की कक्षा क्वांटीकृत होती है। या ऐसे भी आ सकता है कि सिद्ध करिए कि आर एन समानुपाती क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका व्यंजक आप एक बार लगा के देख ही लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या का व्यंजक, या हाइड्रोजन की कक्षा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की कक्षा, ऐसे भी आ सकता है। तो बोर के द्वितीय प्रतिबंध से हम सूत्र जानते हैं, ये L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हम यहाँ पर लिख लिए। अब जो L का सूत्र होता है, L बराबर होता है एम वी आर। तो यहाँ पर हम एम वी आर लिखे हैं, लेकिन भी के नीचे सब स्क्रिप्ट में नीचे लिखना है एन, और आर के नीचे भी एन लिखना है।
इसका मतलब ये है कि nवीं कक्षा में वेग और nवीं कक्षा में त्रिज्या, बाकी यही चीज़ हम लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम Vn का मान निकाले हैं ना, बाकी चीज़ों का पक्षांतर कर दिए, तो ये NH उसी तरह से लिख दिए हैं, ये 2 पाई भी उसी तरह से लिख दिए हैं। यहाँ पे m जो है और जो Rn है, यहाँ पर हम पूरा ये पक्षांतर कर दिए, इस तरह से Vn का मान आ गया। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अभिकेंद्र बल स्थिर विद्युत बल के बराबर होता है। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv² r। बस इस सूत्र में कुछ नहीं करना है, इसके नीचे छोटा सा यानी इसके नीचे छोटा सा n लगा दिए, तो इस तरह से अभिकेंद्र बल का सूत्र हो गया। दूसरा, यहाँ स्थिर विद्युत बल जो होता है, तो आप जानते हैं स्थिर विद्युत बल का सूत्र ये होता है 1/4πε0, जो कूलाम के नियम से आप पढ़े हैं, Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 का मान इलेक्ट्रॉन का आवेश और Q2 का मान प्रोटॉन का आवेश, तो ई हो गया, तो ये ई स्क्वायर हो गया। दूसरा, ये आर स्क्वायर है तो इसके नीचे एन लगा देंगे, तो आर स्क्वायर एन हो गया। इस तरह से हम ये लिख दिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आर एन इसके स्क्वायर वाले से एक कट जाएगा, तो हमारे पास बचा एम वी स्क्वायर एन, ये ऊपर वाला बचा, और ये 1/4πε ये भी बचा, ई स्क्वायर बचा, और यहाँ पर दो ठो आर स्क्वायर थे ना, स्क्वायर था तो एक ठो कटा, तो आर एन बचा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी एन का मान रख देंगे। ये वाला आप वी एन देख रहे हैं, और यहाँ पर हम वी एन का मान निकाले हैं, ये वाला। ये पूरा का पूरा मान उठा करके हमको यहाँ पर रखना है, तो ये मैं लिख दिया m। अब यहाँ पर हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पर वी एन है ना, वी एन का मान हम रखेंगे, लेकिन सब कुछ स्क्वायर में कर देंगे। जैसे यहाँ देखिए वी एन का स्क्वायर है, इसमें एन का स्क्वायर हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, एम का स्क्वायर हो जाएगा, आर एन का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर वी एन किस में है, स्क्वायर में, तो यही मान यहाँ पर हम स्क्वायर करके रख दिए हैं। और इधर का जो चीज है बराबर के बाद का, इसको पूरा उसी तरह से उतार दिए। इतना करने के बाद आपको देखना है कि क्या क्या कट रहा है, क्या क्या बच रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है। ये 4 जो है 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये पाई जो है 1 पाई से कैंसिल हो जाएगा, एम जो है 1 एम से कैंसिल हो जाएगा, ये आर एन है तो 1 आर एन से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको ये वाला आर एन बचा है, इसको हमको निकालना है। तो ये बटे में है तो इधर कर देंगे, तो ऊपर क्या बच रहा है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन बचा तो एप्सिलॉन हो गया। नीचे क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर पाई बचा है तो पाई लिखे हैं, एम बचा है तो एम लिखे हैं, और यहाँ पर ये ई स्क्वायर भी ऐसे पक्षांतर होके आ जाएगा तो ई स्क्वायर हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये त्रिज्या का व्यंजक है। यहाँ पर कह सकते हैं कि आर एन जो है एन स्क्वायर के समानुपाती होता है, क्योंकि बाकी तो नियतांक है। अब यदि हम हाइड्रोजन परमाणु का निकालना चाहें, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो प्रथम कक्षा है उसका n का मान कितना होता है, 1। तो यदि यहाँ n की जगह हम 1 रख देंगे, तो ये जो मान है 5.29 गुणे 10⁻⁻11 मीटर, या इसी को हम लिख देते हैं 10⁻−10 मीटर, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो इसको 10 मान लेंगे। तो आज चाहे ये मान रख दीजिए, चाहे ये मान रख दीजिए। इस तरह से आपको अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, इस बार त्रिज्या इसमें पूछी जाएगी। अब चलिए यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का एक न्यूमेरिकल है, उसको भी देख लेते हैं। 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अंतर किसी परमाणु में दो ऊर्जा स्तरों को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न स्तर में संक्रमण करता है। तो यहाँ जो ऊर्जा का मान दिया है, ई का मान ये 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पर यदि ई का मान रख दें, ई माने आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का, तो जूल में ये बदल जाएगा। तो 2.3 तो है ही, ये ई का मान माने इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है, तो इसको जूल में बदल लेंगे। अब हम जानते हैं ई इक्वल टू फोटान की जो ऊर्जा होती है इक्वल टू एच न्यू होती है। इसमें आवृत्ति पूछा है तो न्यू बराबर ई अपॉन एच हो जाएगा। यहाँ पर ई का मान रख दिए हैं, ये जो ई का मान ये पूरा का पूरा है, इसको उतार के यहाँ रख दिए हैं। एच का मान आपको न दिया रहेगा, याद करके जाना पड़ेगा, 6.62 गुणे 10⁻⁻34 होता है। अब इसमें देखिए 2 अंक दशमलव है, इसमें भी 1 अंक, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक ऊपर भी है,
माने दशमलव आप हटा देंगे। 16 का गुणा करेंगे 23 में तो 16 त्रिक 48 की 8 हो गया, 16 दूनी 32, 4 36, इस तरह से आ जाएगा। और नीचे हुआ 662, ये -19 था, ये 34 ऊपर जाएगा, माइनस में है तो +34 हो जाएगा। अब यहाँ पर 368/662 तो वैसे लिख दिए हैं, यहाँ पर 34 में 19 घटा दोगे तो ये 15 हो जाएगा। इसमें से एक शून्य इसको कर दिए, 368 छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए 15 में से एक शून्य दे देंगे तो ये 14 हो जाएगा, एक शून्य बढ़ा दिए। अब 662 का 3680 में भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 5.5 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, तो ये आवृत्ति हो जाएगी। अब इसका अगला प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में अंतरम इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर है। कक्षा n बराबर 2 और n बराबर 3 की त्रिज्याएं कितनी होंगी? तो बिल्कुल सरल सा है, ये जो मान दिया है इसको हम मान लेते हैं, ये अंतरम कक्षा है तो r0 का मान कितना हो गया? 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर। ये हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। अभी हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है वो क्वांटम संख्या के या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। ये सूत्र होता है आर एन बराबर R0 n²। एक सूत्र पर ध्यान रखना है। अब n बराबर 2 के लिए जब हम करेंगे तो यहाँ पर n की जगह पर क्या रख दिए हैं? 2। R2 हो गया। R0 का मान 5.3 गुणे 10 की घात -11 ये वाला रखना है। अब यहाँ n² है तो n का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का गुणा इसमें सीधे ही हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 21, 21.2 और 10 की घात -11 है तो ये भी लिखेंगे। इस दशमलव को एक अंक यहाँ खिसका देंगे तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2.12 गुणे 10 की घात -10 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से n बराबर 3 के लिए है तो यही सूत्र लगाएंगे, यहाँ जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 3 लिख देंगे तो R3 हो गया। R0 का मान 5.3 गुणे 10 की घात -11 है। n का मान 3 है तो ये 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 अपना 45 2 47.7 आया। अब ये 10 की घात यहाँ पर क्या है? -11, तो -11 लिख देंगे। अब यदि एक अंक हम ये दशमलव इधर करवाएंगे तो यहाँ +1 करना पड़ेगा, इसका मतलब 4.77 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ये n बराबर 3 की कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी। इस तरह से ये हमको करना है।